केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां हेलीकॉप्टर हादसे की जांच डीजीसीए करेगी और जांच के लिए डीजीसीए की एक टीम केदार घाटी पहुंच चुकी है। एएआईबी की टीम भी पहली बार उत्तराखंड आएगी और जल्द ही केदार घाटी जाएगी। हेलीकॉप्टर हादसे की वजहों को तलाशने में ये टीमें लगी हुई हैं। साथ ही हेली ऑपरेटर्स और पायलट के दस्तावेजों की भी जांच होगी। साथ ही डीजीसीए की टीम चीफ सेक्रेटरी आनंद वर्धन, यूसीएडीए और सिविल एविएशन दिल्ली के अधिकारियों के साथ दोपहर 1 बजे एक वर्चुअल मीटिंग करेगी। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, कब तक ये टीम पहुंच रही है और किन किन पहलुओं पर, किन किन मुद्दों पर जांच की जाएगी? बिल्कुल मेनका, जो केदारनाथ में कल हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसके बाद कुछ बड़े अपडेट्स हैं और बड़े अपडेट्स में पहला अपडेट ये कि डीजीसी की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, कल ही पहुंच चुकी थी और अब वो आज पूरे रूट को चेक करेगी, गुप्तकाशी हो, केदारनाथ हो या बाकी जो सिरसी फाटा है, सभी जगहों पर। और ये खास तौर पर इस एक्सीडेंट की क्या वजह रही, इस क्रैश की क्या वजह रही, इस सबको डीजीसी देखेगी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कल जो बैठक ली है, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि आगे कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो जो बाकी हेली कंपनीज है उनको लेकर डीजीसी निर्देश दे सकती है और वहां पर कैसे अब कल से जो ऑपरेशन शुरू, फिलहाल 2 दिन के लिए ऑपरेशन को होल्ड किया गया था, रविवार और सोमवार के लिए। मंगलवार से हेलीकॉप्टर उड़ेंगे, तो वो अब कैसे उड़ेंगे, एक हेलीकॉप्टर में कितने पैसेंजर होने चाहिए, एक हेलीकॉप्टर और दूसरे हेलीकॉप्टर के बीच में कितना टाइम ड्यूरेशन का गैप होना चाहिए, कितने हेलीकॉप्टर वहां उड़ेंगे। मौसम, क्योंकि अब बरसात की शुरुआत लगभग हो चुकी है, तो इस कंडीशन में अगर मौसम खराब होता है तो बिल्कुल भी हेली ना उड़ाए जाए, इस तरह की बातें डीजीसी की तरफ से वहां कही जा सकती है। पहला अपडेट। दूसरा अपडेट ये कि एएआईबी यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो बड़े विमान हादसे देश भर में होते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उन हादसों की जांच करती है। तो पहली बार है कि उत्तराखंड में जब एएआईबी की टीम उत्तराखंड भी आने जा रही है, क्योंकि जी बिल्कुल दीपांकर, और इस बार सक्रियता, गंभीरता दिख रही है कि जांच की असल वजहों का पता लगाया जा सके ताकि भविष्य में ऐसे हादसे हो ना। क्योंकि जब भी ऐसे हादसे होते हैं, एक तरफ एविएशन कंपनीज पर लोगों का भरोसा हटता है, दूसरी तरफ प्रदेश में व्यवस्था को लेकर भी एक डर बन जाता है लोगों के मन में, जिसका असर टूरिज्म पर भी देखने को मिल सकता है। दीपांकर, 1 बजे जो मीटिंग होनी है, उस मीटिंग में कौन कौन से तथ्य रखे जाने हैं? उसमें चाहे आपदा सेक्रेटरी हो, चाहे सिविल एविएशन की सेक्रेटरी हो, उत्तराखंड गवर्नमेंट के जो अहम सेक्रेटरी हैं जिनको मुख्यमंत्री ने मीटिंग ली है, जिनको ये कहा गया है कि आपको तुरंत एक प्लान तैयार करना होगा कि कैसे हेली सर्विसेज उत्तराखंड में रन करें, खासतौर पर केदारनाथ रूट में किस तरीके से रन करें, इस बात को लेकर। और दूसरी अहम बात की सिविल एविएशन जो डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, उसके सेक्रेटरी से बातचीत होगी कि डीजीसीए को आगे किस तरीके से हेली कंपनीज को चलाना है, हेली ऑपरेशन किस तरीके से चलेंगे। और दूसरी अहम बात मेनका की जो इस बार की यात्रा थी उसमें 22 जून तक की बुकिंग ली गई थी अभी तक आईआरसीटीसी के पोर्टल में, लेकिन अब जो खबर हमारे पास है कि इससे आगे अब इन बुकिंग को होल्ड कर दिया गया है, यानी 22 जून के बाद केदारनाथ में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन फिलहाल रुक जाएगा 15 सितंबर तक के लिए, 2-3 महीनों के लिए। और 15 सितंबर के बाद ऑपरेशन जब रीस्टार्ट होगा तब वो पूरे नॉर्म्स के साथ हो, हेलीकॉप्टर पूरे अपने नियमों के साथ उड़े, उनमें यात्रियों की संख्या तय की जाए, उड़ानों की संख्या तय की जाए। पर फिलहाल यह है कि 22 जून के बाद कोई भी यात्री जो हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने की सोच रहा है, उसे 22 जून के बाद 15 सितंबर तक कोई हेलीकॉप्टर सर्विस केदारनाथ के लिए नहीं मिलेगी। मेनका जी, धन्यवाद आपका इस वक्त दीपांकर पूरी जानकारी देने के लिए। देहरादून से बड़ी खबर। मंगलवार से उड़ने लगेंगे चारधाम यात्रा के रूट पर हेलीकॉप्टर। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे के बाद 2 दिन के लिए ये सेवा रोक दी गई थी, लेकिन 22 जून के बाद अब ये सेवा फिर से शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें 22 जून तक ही हेली सर्विस मिलने वाली है। 22 जून तक ही अभी बुक किए गए हेलीकॉप्टर। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। मौसम और हालात को देखते हुए आगे की बुकिंग संभव है या नहीं, उसे लेकर फैसला लिया जाएगा। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है, 22 जून के बाद पहाड़ों पर बारिश ज्यादा हो जाएगी, मौसम खराब हो जाएगा और ऐसे में उम्मीद कम ही है कि 22 जून के बाद भी हेली सर्विस चलती रहेगी। मॉनसून सीजन के बाद 15 सितंबर से बुकिंग शुरू की गई है, यानी कि 22 जून से लेकर 15 सितंबर के बीच में अगर कोई केदारनाथ की यात्रा पर जाता है तो उसे हेली सर्विस नहीं मिल सकेगी, उसे सड़क के रास्ते ही यात्रा पर जाना होगा।
रविवार को ही हेलीकॉप्टर दुर्घटना ने एक बार फिर हेली सेवाओं को सवालों में ला दिया है। एहतियात के तौर पर सोमवार तक के लिए चारधाम यात्रा के दौरान हेली सेवाओं को सस्पेंड किया गया और इसी के साथ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई जिसमें कई जरूरी फैसले लिए गए। ये तस्वीरें हैं केदारनाथ से गुप्तकाशी लौट रहे उस हेलीकॉप्टर हादसे की जिसमें 2 साल की एक बच्ची समेत 7 लोगों की जिंदगी चली गई। लेकिन ये कोई पहली दुर्घटना नहीं है। दुर्भाग्यवश ये इस यात्रा सीजन की 6वीं हेली दुर्घटना है। बताया जा रहा है कि खराब मौसम के कारण पायलट हेलीकॉप्टर को कमांड नहीं दे पाया। हादसे के बाद तत्काल बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजीसीए यूकाडा समेत अफसरों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई। दुर्घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए। मीटिंग में सोमवार तक हेली सेवाओं का संचालन सस्पेंड करने का फैसला किया गया। इस बीच चारधाम में लगे सभी हेली ऑपरेटरों और पायलटों के हाई एल्टीट्यूड एरिया में उड़ान अनुभवों की जांच की जाएगी। वहीं सहसधारा स्थित यूकाडा ऑफिस में कॉमन कमांड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर बनेगा। वहीं गृह सचिव की अध्यक्षता में डीजीसीए यूकाडा नागरिक उड्डयन विभाग एटीसी की एक कमेटी बनेगी जो नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर सितंबर में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसी के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और डीजीसीए और यूकाडा और एआईबी सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। चारधाम यात्रा में हेली ऑपरेटरों कंपनियों की मनमानी हमेशा से ही सुर्खियों में रही है। इस साल यात्रा शुरू होने के बाद 6वीं दुर्घटना थी जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। इससे पहले 8 मई को गंगोत्री जा रहा हेलीकॉप्टर गंगनानी के पास जंगल में क्रैश हो गया। हादसे में पायलट समेत 6 यात्रियों की मौत हुई थी। 12 मई को बद्रीनाथ में बड़ी दुर्घटना होते होते बची। टेक ऑफ करते समय हेलीकॉप्टर का पंखा पास में खड़ी गाड़ी से टकरा गया था। 13 मई को बद्रीनाथ से लौट रहे हेलीकॉप्टर में तकनीकी खामी आ गई, उखीमठ में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। 17 मई केदारनाथ में हेली एम्बुलेंस की क्रैश लैंडिंग हुई। 7 जून को केदारनाथ के लिए उड़ान भर रहे हेलीकॉप्टर की हेलीपैड के ठीक नीचे सड़क पर क्रैश लैंडिंग हुई। नहीं, ये हमारी ऑलरेडी डीजीसीए की एसओपी है और उसके अंदर बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं जिसके अंदर कितने लोग बैठेंगे, क्या वेट होना चाहिए, किस तरह से मूवमेंट होना चाहिए, कितने वैली में होने चाहिए, हाइट क्या है, बहुत ही क्लियर एसओपी है उसके अंदर और वही फॉलो भी की जाती है। दुर्घटनाओं के पीछे खराब वेदर कंडीशन और तकनीकी खामियां तो वजह है ही। पायलटों के पास केदारनाथ जैसे विषम परिस्थितियों वाले हाई एल्टीट्यूड एरिया में उड़ान के अनुभव की कमी भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। ताजा हादसे के बाद अब यूकाडा से लेकर डीजीसीए और सरकार अलर्ट मोड पर है। जल्द ही कुछ ठोस बदलाव देखने को मिल सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और केदारनाथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना और शोक व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की उन्होंने पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम धामी से फोन पर बात की और हेलीकॉप्टर हादसे के बारे में जानकारी ली। अमित शाह ने सीएम धामी को केंद्र से हर संभव मदद की बात कही और इसी के साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भी मुख्यमंत्री से बात की। उधर मुंबई में लगातार हो रही बारिश का असर फ्लाइट्स पर पड़ा है। रविवार शाम 7:10 पर देहरादून से मुंबई जाने वाली स्पाइस जेट फ्लाइट रात 11 बजे तक नहीं जा सकी। रात को स्पाइस जेट ने यात्रियों को पोहा खिलाकर भरोसा दिलाया कि आज सुबह उड़ान भरी जाएगी,
लेकिन एक बार फिर फ्लाइट नहीं हो पाई, जिसे लेकर कल से इंतजार कर रहे यात्रियों का धैर्य जवाब दे गया। आज सुबह एयरपोर्ट पर इन यात्रियों ने खूब हंगामा मचाया। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ है। दीपांकर, जब मुंबई में बारिश हो रही है, ये वजह बताई गई है कि यहां से फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाई, और ऐसे में यात्रियों का क्या कहना है? बिल्कुल मेनका, ये कल 7:10 की फ्लाइट थी स्पाइस जेट की, जिसे मुंबई जाना था, लेकिन यात्री सिर्फ इंतजार करते रहे और लगभग 140 यात्री अभी भी देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। और उनका कहना है कि बार बार इसे रीशेड्यूल किया जा रहा है और जो स्पाइस जेट का मैनेजमेंट है उसकी तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि व्यवस्था की जाएगी। रात को लगभग 12:45 सभी यात्रियों को 40 किलोमीटर दूर एक होटल में रुकवाया गया और सुबह जब यात्री फिर एयरपोर्ट पहुंचे हैं तो फिर उन्हें अभी तक भी उनकी फ्लाइट का कोई स्टेटस उन्हें पता नहीं है कि कब यह फ्लाइट अब रीशेड्यूल होगी। तो लगभग कल 3-4 बजे से यात्री एयरपोर्ट पे हैं और आज सुबह का अब 11 बजने को है, तो आप समझ सकती हैं कि यात्री कितने परेशान है वहां पर। दीपांकर, यात्रियों की परेशानी तो समझी जा सकती है, लेकिन यहाँ बात तो सिक्योरिटी की है। जैसा कि एविएशन की ओर से कहा जा रहा है कि मौसम ठीक नहीं तो फ्लाइट नहीं हो सकती। ऐसे में प्रोटोकॉल क्या कहता है? प्रोटोकॉल के तहत क्या काम होना चाहिए? बिल्कुल मेनका, यात्रियों का ये कहना है कि अगर ऐसा कुछ भी है तो फिर उसमें व्यवस्थाएं की जाए। उनका कहना है कि ना तो एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से और ना स्पाइस जेट जो कंपनी है उसकी तरफ से उनके लिए कोई व्यवस्था है। और उन्होंने कहा कि अगर इसमें किसी दूसरे जगह से इस फ्लाइट को अगर चेंज किया जाए या डाइवर्ट किया जाए, हालांकि उन्हें जाना मुंबई है, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि हमारे लिए एक ऐसी व्यवस्था जरूर बनाई जाए या फिर इस कंपनी हमें इस बात की एश्योरेंस दे कि कितनी देर में उन्हें फ्लाइट मिलेगी, क्योंकि कल 3 बजे से वो लगातार एयरपोर्ट पे मुंबई की फ्लाइट का वेट कर रहे हैं। 2 घंटे का ये पूरा रूट है देहरादून से मुंबई का, लेकिन अब यात्रियों का धैर्य जवाब दे रहा है और मौसम कब सुधरेगा, क्या सुधरेगा, इसको लेकर भी फिलहाल यात्रियों को कोई सूचना फिलहाल स्पाइस जेट की तरफ से वहां पर नहीं दी गई। जी, धन्यवाद आपका दीपांकर। तो लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर भी है क्योंकि एविएशन की ओर से उन्हें सही जानकारी नहीं दी जा रही है। उनका कहना है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उनके लिए सही इंतजाम नहीं किए। पंचायत चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी जहां अपने पर्यवेक्षकों की लिस्ट फाइनल कर रही है, वहीं फील्ड में विधायकों और मंत्रियों को भी उतारने की तैयारी में है। पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी की टोली बैठक से लेकर संगठन की मीटिंग तक हो चुकी है। अब पार्टी को इंतजार है आरक्षण की फाइनल लिस्ट और चुनाव की तारीखों के ऐलान का। हरिद्वार को छोड़ राज्य के बाकी जिलों में पंचायत चुनाव होने हैं। बीजेपी की कोशिश है कि सभी 7,499 ग्राम पंचायतों, 89 क्षेत्र पंचायतों और 12 जिला पंचायतों में पार्टी का बोर्ड बने। इसलिए पार्टी इस बार ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों पर पार्टी कार्यकर्ताओं को फील्ड पर उतारेगी। पार्टी ने चुनावों के मद्देनजर जिला पंचायत सदस्य के समर्थित लोगों के नाम फाइनल करने के लिए पर्यवेक्षकों की लिस्ट तैयार कर ली है। देखिए, सबकी ड्यूटी लगेगी। हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम पर्यवेक्षक भेजने वाले हैं। विधानसभा क्षेत्र का विधायक ही महत्वपूर्ण होता है। विधायक से चर्चा के बाद, सब प्रकार सर्वसम्मति के बाद हम जिला पंचायत स्तर पर अपने पार्टी समर्थित प्रत्याशी हम घोषित करेंगे। पार्टी रणनीति के तहत काम करने वाले उम्मीदवार ही फाइनल किए जाएंगे। प्रधान, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भी बीजेपी का फोकस है। इसके लिए विधायक, कैबिनेट मंत्री के साथ ही महिला मोर्चा को भी समन्वय बनाने की जिम्मेदारी होगी। कि हम पार्टी स्तर पर जिला पंचायत के प्रत्याशियों को ही अधिकृत करते हैं, इसलिए पार्टी से विधानसभा वार हम जिला पंचायत प्रत्याशियों के पैनल को लेने के लिए अपना पैनल भेजेंगे। 2 सदस्यीय पैनल जाएगा, वो वहाँ स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद जिला पंचायत के सदस्यों की सूची बनाकर प्रदेश को देगा। पार्टी 2027 को ध्यान में रखते हुए अब चुनावों को ले रही है। इसलिए सत्ताधारी दल की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा पदों पर पार्टी का परचम लहराएं, जिसके लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। विकासनगर से बड़ी खबर, जहां देर रात जमनपुर इलाके में अज्ञात वाहन ने स्कूटी को टक्कर मारी है। जोरदार टक्कर मारी अज्ञात वाहन ने, जिससे स्कूटी में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक तीनों सेलाकोई की एक कंपनी में काम करते थे।
देहरादून से खबर, जहां एक बिजी सड़क को घेरकर गाड़ी चलाना और चलती गाड़ी से बंदूक लहराने का एक वीडियो वायरल हुआ और हरियाणा के 9 आरोपियों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 लड़कियां भी हैं। एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक उन्हें शिकायत मिली थी कि देहरादून हरिद्वार रोड पर 2 गाड़ियों में सवार लोग रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, बंदूक दिखाकर राहगीरों को डरा रहे हैं। शिकायत पर पुलिस ने दोनों गाड़ियों से सवार लोगों को पकड़ा। पुलिस एक्शन के दौरान पता चला कि बंदूक नकली है। पुलिस ने गाड़ी चला रहे लड़कों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। देहरादून में नशे का काला कारोबार अब उनके हाथों में दिख रहा है जिन पर कभी कोई किसी भी प्रकार से शक ना करे, जो अब नशे की तस्करी की सबसे बड़ी चालेबाज बन चुकी हैं। देहरादून में नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है और अब इसमें महिलाएं भी शामिल हो गई हैं। आमतौर पर महिलाओं पर ना पुलिस को शक होता है और ना समाज को। ताजा मामला डोईवाला का है, जहां सोनी नाम की महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से करीब 14 लाख रुपए की स्मैक बरामद हुई। चौंकाने वाली बात यह है कि उस पर पहले से ही 6 मुकदमे दर्ज हैं। प्राय देखने में आ रहा है कि जो इस तरह के एनडीपीएस में जो पेडलिंग का काम करते हैं, जो अन्य जगहों से लाकर यहाँ पर छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में बेचते हैं, उन कहीं ना कहीं उस परिवार की महिलाओं को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, या ऐसी महिलाएं जो अभ्यस्त हो चुकी हैं, जो पूर्व में से अपराधों में यहाँ से एनडीपीएस की सप्लाई में चेन में जुड़ी हैं, उनके द्वारा ये अपराध कारित किया जा रहा है। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि पिछले 1.5 साल में 46 महिला तस्कर गिरफ्तार हो चुकी हैं। 2024 में 26 और 2025 के सिर्फ 6 महीने में ही 20 महिलाएं नशे के जाल में फंसकर पकड़ी जा चुकी हैं। पुलिस का कहना है कि महिलाओं पर आसानी से शक नहीं होता है और एनडीपीसी एक्ट के तहत तलाशी की प्रक्रिया में कई बार कानूनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जिससे कई तस्कर इसका फायदा उठा लेते हैं। एनडीपीसी कानून के मुताबिक महिला की तलाशी सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही ले सकती है। महिला के वेश में उनकी हर जगह तलाशी और नहीं हो पाती है। इसका फ़ायदा उठाकर इस तरह एनडीपीएस के या शराब बेचने के मामलों में देखा गया कि इन्वॉल्व रहती, तो ऐसे लोग की हिस्ट्री शीट भी खोली गई है। अभी भी जो वर्तमान में जो अभियुक्ता की गिरफ्तारी की गई, इसकी भी हिस्ट्री शीट खोलकर और इसके जो परिवार के अन्य लोग हैं वो किस कार्य में लगे हुए हैं, जिससे उनकी निगरानी सतत रूप से की जा सके। राजधानी में बढ़ रहा नशे के कारोबार पर नकेल कसने की पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ये काम पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। देहरादून से सत्येंद्र बतवाल की रिपोर्ट। देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड से यात्रा सीजन में रोजाना औसतन 60 हेली उड़ान भरते हैं। आमतौर पर इसके आसपास जो लोग रहते हैं वो परेशान तो होते ही हैं, लेकिन जब से अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की घटना हुई है, इसके बाद लोगों का डर बढ़ गया है। हेलीपैड के आसपास रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग दहशत में हैं। रविवार को केदारनाथ में हेली क्रैश की घटना घटने के बाद लोगों का डर और बढ़ गया है। तो हमारे गेस्ट हैं, हमारे स्टाफ भी है, तो काफ़ी डर लगा रहता है। आजकल जो न्यूज़ में भी चला है कि वो प्लेन नीचे गिरा जो क्रैश हुआ है, तो उससे कभी कोई हेलीकॉप्टर या चॉपर कोई हमारे गेस्ट के ऊपर हमारे ऊपर गिर जाए तो काफ़ी खतरे का है इस टाइम। कभी छत पे ना गिर जाए, हमारे कैफ़े है यहाँ पे, कि हमारे कैफ़े पे ना गिर जाए। हमें प्रॉब्लम तो बहुत हो रही है, मगर किससे हम कंप्लेंट करें अपनी। और एज सच इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती किसी भी भूल चूक की, क्योंकि सारे के सारे जो प्रोसीजर्स हैं बहुत क्लियरली लेड डाउन हैं और बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं। तो एज सच इसमें कोई बहुत घबराने की या कोई परेशान होने की बात नहीं है। उत्तराखंड में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का पूर्वानुमान है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी के साथ ही रुद्रप्रयाग, चमोली समेत ज्यादातर हिस्सों में बारिश की चेतावनी है। वहीं पहाड़ के कई जिलों में बारिश हो रही है। बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने तीर्थयात्रियों से अलर्ट रहने को कहा है और मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की अपील की है।
उधर मसूरी में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। मॉल रोड पर टूरिस्ट बारिश के बीच भी चहलकदमी करते नजर आए। ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में भी तेज बारिश ने उमस और गर्मी से लोगों को राहत दी है। तापमान में कमी आई है। ऋषिकेश में पारा 38 डिग्री से 40 डिग्री तक पहुंच गया था। इस बारिश ने किसानों के चेहरे पर भी खुशी ला दी है। खेतों में रोपाई के लिए ये बारिश फायदेमंद साबित होती है। वहीं उत्तरकाशी में बारिश हुई जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन से वापस लौट रही जिप्सी एक बरसाती नाले में फंस गई, जिसकी वजह से वहां से लौट रही कई जिप्सियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। नाइट स्टे से लौट रही जिप्सी सर्पदुली के पास जामुन स्रोत में पानी बढ़ जाने की वजह से फंस गई थी। उसमें बैठे सैलानियों को तो निकाल लिया गया, लेकिन जिप्सी घंटों पानी में अटकी रही। पानी कम होने के बाद भी वहां से रेस्क्यू हो सका। पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। विकासनगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से चोरी की 11 बाइक बरामद की गई। अल्मोड़ा पुलिस ने आर्मी कैंट एरिया में बंद आवासीय परिसरों से चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से चोरी के सामान बरामद किए गए। पौड़ी पुलिस ने ऑपरेशन लगाम के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वाले 8 ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया। बागेश्वर में कपकोट हरसिला मार्ग पर भूस्खलन से सड़क बाधित हो गई, जिसके बाद बीआरओ की टीम ने सड़क खोला। ऋषिकेश में बाहर से आने वाले पर्यटक गंगा में डुबकी लगाने के लिए पानी के तेज बहाव की परवाह नहीं कर रहे। प्रशासन के बार बार चेतावनी के बाद भी लापरवाही दिख रही है। हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास हादसा होने से बच गया। हर की पैड़ी के पास पहाड़ से एक पेड़ टूटकर सड़क पर गिरा। गनीमत रही कि उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। बागेश्वर जिले के ग्रामीण इन दिनों जंगली सुअरों के आतंक से परेशान है। रात में सुअरों का झुंड खेत में घुसकर फसल चौपट कर देता है। अल्मोड़ा में 967 सरकारी राशन डीलर्स ने शुरू की हड़ताल। जिला पूर्ति विभाग पर अनदेखी के आरोप लगाए। कोटद्वार में खुलने जा रहे नए सेंट्रल स्कूल की बिल्डिंग का केंद्रीय विद्यालय प्रशासन की टीम ने निरीक्षण किया। 16 जून से स्कूल में 1 से 5वीं तक की बच्चों का एडमिशन शुरू होगा। उत्तरकाशी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जारी आरक्षण सूची पर बड़ी संख्या में गांव वालों ने आपत्ति दर्ज कराई। 16 और 17 जून को डीएम आपत्ति पर काम करेंगे। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।